हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MPTET वर्ग 2 के लिए साइंस की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, तो उसकी ही ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमने आपके मेंस एग्जाम्स के लिए आपकी जो सबसे पहले बायोलॉजी की क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करा था। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोशिका वाला। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको सबसे पहले सजीव जगत पढ़ना होता है। तो सजीव जगत में आपको कोशिका मतलब कोई जीव सजीव कब माना जाएगा, जब उसमें कोशिका उपस्थित होगी। ठीक है, तो कोशिका और कोशिकाओं के जो समूह होते हैं ऊतक, तो ऊतक भी आपको पढ़ा चुके हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो पूरी थ्योरी बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ आपको बता रखी है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप जाकर पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि हर एक जो सेशन रहेगा आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हम इधर उधर से टॉपिक नहीं लाते, पूरा क्रमबद्ध स्टडी आपको करवा रहे हैं, ताकि आपकी जो एक चीज़ आपने पढ़ ली है यदि वो दूसरी जगह पर आती है तो आप उसका प्रयोग समझ पाएँ। ठीक है, तो आप पहले वो लेक्चर देख लें। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 10 रहने वाली है बायोलॉजी की, और इसमें हम जो जीवों का वर्गीकरण है, आपका एक टॉपिक दिया होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपको 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़नी होती है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले हमारा वर्गीकरण पर एक लेक्चर हो चुका है, क्लास नंबर 9 रहेगी वो, तो आप वो पहले देख लें। इसके बाद ए सेशन देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। यदि आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये कुछ चीज़ें समझ भी ना आए। ठीक है, तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि आपकी जो 5 जगत प्रणाली है डायरेक्ट आपको नहीं पढ़नी। इससे पहले कैसे ये 5 जगत प्रणाली आई, इससे पहले कुछ अन्य प्रणालियां जो प्रचलित रहीं, जैसे द्विजगत प्रणाली है कैरोलस लीनियस की। ठीक है, उसमें कुछ कमियां रहीं। फिर 3 जगत प्रणाली आती है अर्नस्ट हैकल की। फिर 4 जगत प्रणाली आती है किसकी है, ये कोपलैंड की है। फिर 4 जगत प्रणाली में कुछ दोष रह जाते हैं, तो उसी के सुधार संबंधी आपकी 5 जगत प्रणाली आती है, जो आपके विटेकर ने दी है। तो आज के सेशन में हम 5 जगत प्रणाली ही देखने वाले हैं। तो आप पहले वो तीनों चारों जगह देख लें, इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो हर एक चीज़ आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो आपको रिकॉल करा दिया कि इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें क्या कुछ हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, और आज डायरेक्ट हम जीवों का 5 जगत वर्गीकरण आपको बताने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सबसे पहले आपके जो वर्गीकरण है जीवों का, वो किसने किया था, अरस्तु महोदय ने। ये आपको कल के लेक्चर में हमने बताया हुआ था। ठीक है, किसने किया था, अरस्तु ने। इन्होंने केवल 2 जगत बताए हुए थे, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, इसके बाद आपका जो वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया, या जो आपकी द्विनाम पद्धति है, वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने भी संपूर्ण जीवधारियों को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया था। तो पहली थी पादप जगत और दूसरी थी जंतु जगत। ठीक है, तो इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार क्या रखा था, सेल वॉल रखा था, कोशिका भित्ति रखा था। कैसा आधार, मतलब इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 समूहों में इस आधार पर बांटा था कि जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी वो पादप समूह में आएंगे, और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो जंतु समूह में आएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने सेल वॉल के आधार पर वर्गीकरण किया, तो इनके जो वर्गीकरण रहा उसमें कुछ दोष पाए गए, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल वॉल उपस्थित है तो पादप है, और नहीं उपस्थित है तो जंतु है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन से जीव एक कोशिकीय हैं, कौन से बहुकोशिकीय हैं, कौन से आपके प्रकाश संश्लेषी होंगे, कौन से रसायन संश्लेषी होंगे, कौन से प्रोकैरियोटिक होंगे, कौन से यूकैरियोटिक होंगे। तो ये सारी कमियां इनकी वर्गीकरण प्रणाली में रह गई थी। इस कारण से ही आपकी द्विजगत प्रणाली के बाद आपकी 3 जगत प्रणाली आती है, और तीसरा जगत जो लेकर के आते हैं वो आपके अर्नेस्ट हैकल होते हैं। तो इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत प्रणाली दी, और इन्होंने 3 जगत कौन कौन से बताए, तो इन्होंने पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, ये तो पहले ही आ चुके थे। इन्होंने तीसरा जगत बता दिया प्रोटिस्टा जगत। कौन सा बताया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में इन्होंने आधार क्या रखा था कि इसमें जो एक कोशिका पाई जाएगी वो एक कोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, जिनमें 2 कोशिकाएं पाई जाएंगी वो आपके, या 2 से अधिक होंगी तो बहुकोशिकीय में आएंगे। ठीक है, तो ये 3 जगत प्रणाली आपकी किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल ने। फिर इन्होंने ये अंतर नहीं कर पाया था यहाँ पर भी कि आपके कौन से कौन से यूकैरियोटिक हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक हैं। तो फिर 3 जगत की प्रणाली का ये दोष रहा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से
प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से यूकैरियोटिक हैं। तो इस कारण से इसके स्थान पर 4 जगत पद्धति आ जाती है आपकी। तो चौथा जगत कौन सा हो जाता है, और जो 4 जगत पद्धति है वो आपके कोपलैंड महोदय लेकर के आते हैं। कौन? कोपलैंड, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला जगत पादप पहले से ही आ चुका था, दूसरा आपका जंतु जगत, तीसरा आपका प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, अब जो चौथा जगत लेकर के आए वो आपके कोपलैंड आए, और ये चौथा जगत कौन सा हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है मोनेरा जगत। और इसमें आपका जो वर्गीकरण का आधार रहा वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रहा। इन्होंने बताया था कि जो मोनेरा जगत होगा इसमें सभी के सभी प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई 4 जगत पद्धति। इसके बाद आपकी इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, तो इसके आधार पर 4 जगत का स्थान जो है आपकी वर्तमान में जो प्रचलित पद्धति है और जो सभी लोग डायरेक्टली यहीं से शुरुआत करते हैं, तो अब आप आसानी से हर एक चीज़ समझ गए कि कैसे आपकी 5 जगत प्रणाली आई। अब आप 5 जगत पद्धति पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपकी क्लियर रहने वाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 जगत पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी, 3 जगत पद्धति आपकी किसने दी थी, तो आपके क्या बोलते हैं अर्नेस्ट हैकल ने दी, और 3 जगत पद्धति के बाद 4 जगत पद्धति आई जो कि कोपलैंड ने दी, और 5 जगत पद्धति आपके R.H. व्हिटेकर ने दी है। और कब दी है? सन 1969 को दी थी, याद रखिएगा। तो पूछेगा 5 जगत प्रणाली जो है वो कौन लेकर आए, तो R.H. व्हिटेकर। कब लेकर आए? सन 1969 में। अब इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया गया। तो आपने 4 जगत तो पहले ही पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से पढ़ लिए? तो आपने पढ़ लिया सबसे पहले पादप जगत पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ लिया जंतु जगत, तीसरा आपने पढ़ लिया प्रोटिस्टा जगत, चौथा आपने पढ़ लिया कौन सा जगत? मोनेरा जगत। ठीक है, तो ये 4 जगत तो आपने पहले ही पढ़ लिए। यहाँ 5वां जो जगत आया वो कवक जगत आया, फंजाई जिसे कहते हैं। तो ये 5 जगत आपको याद रखने हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली में से कौन सा एक समूह इसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए। यदि आपकी चीज़ें क्लियर हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 जगत आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इनका उदय हुआ। अब आपको यहाँ पर डीप में पढ़ना पड़ेगा हर एक जगत के बारे में कि मोनेरा जगत क्या होता है, इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, और इनमें कौन कौन से आपके जीवधारी आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक सारणी बताएंगे ताकि आप हर एक फैक्ट को समझ पाएँ। अब यहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें आपके कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोटिक आते हैं या प्रोकैरियोटिक आते हैं। अब बताइए मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती? यदि पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? इसके बाद पूछेंगे मोनेरा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? या फिर पूछेंगे आपसे कि जो मोनेरा जगत है इसमें किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं? तो हर एक फैक्ट हर एक आपकी प्रणाली में बनने वाला है। यही पूछेंगे प्रोटिस्टा में कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आते हैं या प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक सारणी के माध्यम से यदि आपको इस जो टेबल हम दिखा रहे हैं ये क्लियर हो जाती है तो आपके काफ़ी हद तक पूरे डाउट क्लियर यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पहले आप देखिए जैसे हर एक प्रणाली का आधार रहा, जैसे आपकी जो लिनियस के द्वारा द्विजगत प्रणाली दी गई उसका आधार था सेल वॉल, कोशिका भित्ति के आधार पर उन्होंने जंतुओं को वर्गीकृत किया था। फिर दूसरी पद्धति आई तो उन्होंने अपने आधार बताए। उसी तरीके से जो 5 जगत प्रणाली है इसके आधार आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है और एक डीप में क्वेश्चन बनता है, तो आपको बस क्लियर रखना है कि ये इसका आधार क्या रहा था। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण जो पद्धति है वो निम्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। तो सबसे पहले आधार रहा इसका कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता का मतलब है कि कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक विरुद्ध यूकैरियोटिक संगठन की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक, तो इसको कहा जाता है कोशिका संरचना की जटिलता। ठीक है, दूसरा आधार रहा इसका शरीर संगठन की जटिलता, मतलब जो जीव हैं वो एक कोशिकीय हैं या आपके बहुकोशिकीय हैं। फिर पोषण की विधि, मतलब स्वपोषी है या विषमपोषी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर प्रजनन, और अगला रहा जाति वृत्ति या उद्विकासीय संबंध, मतलब जो 5 जगत प्रणाली है उसका जो आधार है ये 5 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अब हम देखेंगे आपकी
ये टेबल, ठीक है। इसमें आपके पांचों जगत लिए हैं और किसमें क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली जगत हमने मोनेरा लिया है, तो मोनेरा जगत के बारे में सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी मतलब पादप जगत, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। तो देखिए यहाँ पर दिया है कोशिका का प्रकार, मतलब आपसे पूछेगा कि मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं वो कौन से जीवों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन दे दिया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि जो आपका मोनेरा जगत है इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, क्योंकि हमने कोशिका वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल से आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रोकैरियोटिक वे जीव कहलाते हैं जिनमें आपका सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे जीव जिनमें ना तो स्पष्ट केंद्रक रहेगा, ना ही आपके कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, उपस्थित नहीं होते, वे प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में आएंगे, आपके मोनेरा जगत में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जीवाणु, इसके बाद आपका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, इसके बाद आपका हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया, इसके बाद आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये सारे के सारे आपके मोनेरा जगत में आने वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो अब आप नहीं भूलें, ठीक है। तो ये टेबल के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि केवल एकमात्र मोनेरा जगत ही ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। बाकी आपके चारों जगत प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमेलिया जगत, इनमें आपके यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें आपका सुस्पष्ट केंद्रक भी होगा और समस्त प्रकार के कोशिकांग भी इसमें उपस्थित होते हैं। मानव भी एक यूकैरियोटिक प्राणी माना जाता है, ठीक है। तो ये चारों जगत जो हैं इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। केवल मोनेरा जगत ऐसा होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं। एक फैक्ट आप समझ गए, ठीक है। अब आपको भूलना नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीका है आपको याद रखने के लिए। बाकी आपको हम ऐसा भी केवल मोनेरा जगत डाल के यदि बताएं कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो थोड़ा सा जटिल रहेगा, ठीक है। लेकिन टेबल के माध्यम से हर एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अब दूसरा देखिए फैक्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपकी किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, या फिर जो पाई जाती है तो वो किसकी बनी होती है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति आपकी जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। तो देखिए आपका जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन नॉन सेल्यूलोज होती है, मतलब इसमें सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो सभी मोनेरा जीवों में नहीं होती, कुछ एक में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टा में तो उपस्थित होगी, कुछ में अनुपस्थित होगी। कवक में उपस्थित होती है और सेल्यूलोज रहित होती है। इसका मतलब है कि जो कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती बल्कि काइटिन की बनी होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर आपका जो प्लांट जगत है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। और एकमात्र ऐसा जगत है जंतु जगत जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये कुछ फैक्ट जो अपवाद के रूप में होते हैं आप याद रखेंगे। तो ये याद रखना है आपको कि आपके जो चार जगत हैं इसमें कहीं ना कहीं आपकी सेल वॉल उपस्थित है, लेकिन एनिमेलिया जगत में आपकी अनुपस्थित रहेगी। तो ये कोशिका भित्ति हो गई। अब देखिए केंद्रकीय झिल्ली। केंद्रकीय झिल्ली मतलब आपकी कोशिका झिल्ली जो होती है, जो आपकी कोशिका को सेफ्टी प्रदान करती है, अर्धपारगम्य होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो कोशिका में हर एक फैक्ट आपको इसके बारे में बताया है। तो देखिए आपके जो मोनेरा जगत है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? बाकी चारों जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सॉरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो अनुपस्थित किस में होती है? केवल मोनेरा जगत में, बाकी सब में उपस्थित होती है। तो एक फैक्ट ए हो गया। फिर शरीर संगठन, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो कहीं जब भी एक कोशिकीय बस लिखा होता है इसका मतलब होता है एकल कोशिकीय, मतलब केवल एक कोशिका पाई जाती है। और आपको ये भी बता चुके हैं कि जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है वो उनका सभी कार्य केवल वही कोशिका करती है। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो आपके जो मोनेरा जगत है और प्रोटिस्टा जगत है ये एक कोशिकीय होते, एकल कोशिकीय, मतलब इनमें जो जीव होते हैं उनमें केवल एक कोशिका पाई जाएगी। बाकी आपका जो इसके बाद में जो जगत दिया गया है ये बहुकोशिकीय रहेगा। ये कौन सा जगत है? आपका कवक जगत है, ठीक है। तो कवक जगत बहुकोशिकीय होता है। फिर इसके बाद जो है ऊतक और अंग, आपका जो पादप जगत होता है इसमें ऊतक और अंग मतलब कोशिका
कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं और ऊतक से अंग बनते हैं। तो ये आपके इस तरीके के होते हैं शरीर संगठन, और इसमें आपका पूरा विकसित शरीर संगठन पाया जाता है जंतुओं में, मतलब ऊतक, अंग और अंग तंत्र। तो ये आपका संगठन हो गया। फिर पोषण के स्तर क्या होते हैं, मतलब मोनेरा जगत में स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इनके पास में आपका क्लोरोफिल वगैरह उपस्थित होता होगा। फिर आपका प्रोटिस्टा जगत भी स्वापोषी होता है, और आपका जो पादप जगत है वो तो स्वापोषी होता है, सभी को पता होता, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी आपके जो दो जगत बच जाते हैं, कवक जगत और आपका जंतु जगत, ये विषमपोषी होते हैं। तो इतना टेबल के माध्यम से आपको याद रखना है। एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले कोशिका के प्रकार में याद रखिए कि जो मोनेरा जगत है वो केवल प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सभी जगत आपके यूकैरियोटिक होंगे, मतलब यूकैरियोटिक जीव पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति आपकी जो है इन चारों में कहीं ना कहीं उपस्थित होती है, लेकिन एनिमेलिया यानी जो जंतु जगत होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मानव से याद रख लीजिए, ठीक है, मानव एक जंतु है और जंतु मतलब जीव कहेंगे, इसमें अनुपस्थित रहेगी। फिर केंद्रक झिल्ली आपकी मोनेरा में केवल अनुपस्थित, बाकी सब में उपस्थित होगी। फिर आपका शरीर संगठन आपको याद रखना है। मोनेरा प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय होते हैं। फिर आपका जो है कवक जगत बहुकोशिकीय होता है, और आपका पादप और जो जंतु जगत है इनमें संपूर्ण अंग विकसित हो जाते हैं। पोषण के प्रकार में मोनेरा और आपका प्रोटिस्टा जगत स्वपोषी होता है, पादप जगत भी स्वपोषी, बाकी आपका कवक जगत और जंतु जगत विषमपोषी होता है। तो आप यदि गौर से और एक बार समझ करके ये टेबल पढ़ेंगे तो अब आगे जब आपको मोनेरा जगत बताएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल से वहाँ पर हर चीज़ स्वयं से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका शरीर संगठन, ठीक है। शरीर संगठन का मतलब है कि हर एक आपके जगत का एक बेसिक नॉलेज आपको हो चुका होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने यदि कोशिका पढ़ ली है तो आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी, और यदि कोशिका वाली थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फिर आप नहीं समझ पाए होंगे कि जैसे हमने कहा केंद्रक झिल्ली, तो आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट आने चाहिए केंद्रक झिल्ली के, क्योंकि हमने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है और प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी बताया है कि एक कोशिकीय क्या होते, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। अब यहाँ ऊतक और अंग आया तो हमने ऊतक के बारे में भी आपको पादप ऊतक, जंतु ऊतक बताया है कि ऊतक कहलाते क्या हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम एक एक करके आपके हर एक जो जगत है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में, ठीक है। तो आप कहेंगे मोनेरा जगत क्यों, पहले तो पादप और जंतु जगत आया, तो इससे मतलब नहीं है, हमें तो बस ये पता हो गया कि हमारी जो द्विजगत पद्धति से लेकर के 5 जगत पद्धति तक कैसे आए हैं। अब कोई भी जगत स्टार्ट करें आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में केवल हम मोनेरा जगत पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो जगत हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, तो एक एक करके जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। इस कारण से आज मोनेरा जगत पढ़ेंगे। फिर मोनेरा जगत में जो आपकी जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो जीवाणु स्वयं अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होगा। अब आप कहेंगे जीवाणु यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आगे चलकर जब आप पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ भी जीवाणु आता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा वगैरह जो पादप के वर्ग होते हैं उनमें भी पढ़ेंगे। तो जो जीवाणु है वो द्विप्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोनेरा जगत हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें समझ गए हैं कि मोनेरा जगत, अब आप इस पर 10 फैक्ट तो बना ही देंगे कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अब आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें विशिष्ट प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। फिर इसमें जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोज की, मतलब होती तो है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। फिर आप कहेंगे ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि इनमें जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन बना सकते, क्योंकि अभी आपको बता चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको फिर से बताते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोकैरियोटिक आपको बता दिया, अर्थात इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। जब एक कोशिका इसमें उपस्थित होती है तो एक कोशिकीय होंगे और इसके सभी कार्य केवल यही कोशिका करती होगी, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय तो नहीं हो सकते। फिर इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती, और जिनमें पाई जाती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, नॉन सेल्यूलोजिक होती है। फिर नेक्स्ट है
इनके पोषण के स्तर पर ही स्वपोषी, तो मुख्य रूप से स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो विषमपोषी भी होते हैं, ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम हैं। तो पूछते हैं कि वह कौन सा 5 जगत प्रणाली का जगत है जिसके जीव सर्वाधिक प्राचीनतम हैं। तो सबसे प्राचीन जीव जो माने जाते हैं, सबसे आदिम जीव जो माने जाते हैं, वो मोनेरा जगत के ही जीव माने जाते हैं। तो आप कहेंगे जो आपने पात्रता परीक्षा में क्लास स्टार्ट की थी, क्या वही ये सारे टॉपिक्स हैं? तो टॉपिक्स वही हैं, इसमें थोड़ा सा और डिटेल से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए, मोनेरा जगत के जीव उन सब स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना मौजूद होती है। जैसे मिट्टी में भी आपके इसके जीव होंगे मोनेरा जगत के, जल में भी पाए जाएंगे, वायु में भी, गर्म जल के झरने जहां पर 80 डिग्री तक टेम्परेचर होता होगा, हिमखंडों की तली में भी, रेगिस्तान, मतलब थोड़ी सी भी यदि जीवन की संभावना होती है तो वहाँ पर आपके मोनेरा जगत के जीवधारी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ मोनेरा जगत का बेसिक परिचय। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख लक्षण। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन होगा, अर्थात कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा नहीं होता बल्कि जीव द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है, तो आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़, अर्थात पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी होते हैं। मतलब जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी बताया था नॉन सेल्यूलोजिक होती, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, तो फिर इसमें क्या होता है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका रिक्तियाँ भी अनुपस्थित होंगी। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होंगे। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आगे चलकर हम ये भी आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए मोनेरा जगत का वर्गीकरण। तो हर एक जगत अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ सकते थे, तो इस कारण से इस जगत का भी वर्गीकरण कर दिया जाता है अध्ययन की सुगमता के लिए, ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मोनेरा जगत को 4 भागों में बांट दिया। तो आप सोचिए कि सबसे पहले तो आपकी 2 जगत पद्धति आई, फिर 3 जगत पद्धति आई, फिर 4 जगत पद्धति आई, फिर 5 जगत पद्धति आई, फिर 5 जगत पद्धति में आपके 5 जगत आए, फिर ये जो 5 जगत हैं इनको भी उप जगतों में बांट दिया गया। तो सोचिए कितना बड़ा ये टॉपिक होगा। तो आपको डीप में यदि पढ़ाएंगे तो मोनेरा जगत पर ही कम से कम आपके 5 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इतना भी डीप में नहीं जाना कि जो चीज़ आनी ही नहीं है हम उसको पढ़ते रहें, ठीक है। तो जो केवल इम्पोर्टेंट होते हैं और जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो वही टॉपिक्स यहाँ पर हम आपको कवर करवाते हैं और वही फैक्ट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो देखिए मोनेरा जगत के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है आपका जीवाणु, दूसरा हो जाएगा आपका एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा आर्कीबैक्टीरिया और चौथा हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी हम केवल इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसमें डिटेल से जीवाणु के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये मोनेरा जगत के आपके 4 वर्ग हैं। तो पहला है जीवाणु। तो जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते। अब कुछ लोग मान लेते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो पौधे होते हैं। अभी आप पादप जगत में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ये दोहरी प्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक। तो किसी जो जीवाणु होते हैं उसमें क्लोरोफिल वगैरह उपस्थित रहते हैं, तो फिर वो अपना भोजन इस तरीके से तो बता देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वास्तव में ये पौधे नहीं हैं। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन इनमें विद्यमान बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो देखो जब पादप जगत में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो जीवाणु होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है वो वाला क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि जीवाणुओं में क्लोरोफिल उपस्थित मतलब कौन सा क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो वहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल ऑप्शन दिया था। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से भिन्न होता है और जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही आपके भोजन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा आपका वर्ग है एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये कवकसम जीवाणु भी कहते हैं, मतलब कवक के समान जीवाणु होते हैं, इस कारण से एक्टिनोमाइसिटीज को कवकसम जीवाणु कहते हैं। ये वे जीवाणु हैं जिनकी रचना कवक जाल के समान तंतुवत या शाखित होती है। पहले इन्हें कवक माना जाता था, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के कारण
इन्हें अब जीवाणु माना गया। पहले इनको कवक की श्रेणी में रख देते थे, लेकिन देखा गया बाद में कि ये तो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं होता, ना तो स्पष्ट केंद्रक है, ना ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, तो फिर इन्हें जीवाणु मान लिया गया। ठीक है, और कवकसम जीवाणुओं की अनेक जातियों से भिन्न प्रकार के प्रतिजैविक भी प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि हैं। तो पूछ सकते हैं प्राचीनतम जो जीवधारी हैं उनके प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, तो वो आर्कीबैक्टीरिया हैं। इसीलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया। इसीलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछेंगे, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन दे दिया आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आर्कीबैक्टीरिया ही प्राचीनतम जीवित जीवाश्म हैं। जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आर्कीबैक्टीरिया के भी 3 वर्ग हो जाते हैं, मैथेनजोन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तो इसके 3 वर्ग याद रखिए। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साधारणतया प्रकाश संश्लेषी जीवधारी हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम हर एक आपके वर्ग का उपनाम है। जैसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म आपका आर्कीबैक्टीरिया, उसी तरीके से पृथ्वी पर जो सफलतम जीवधारियों का समूह है वो साइनोबैक्टीरिया है, जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक मिलती थी। इस कारण से इनको साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। एक कवक से लेकर साइकस तथा अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो ये आपका हुआ मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे जीवाणु पर बिल्कुल कंप्लीट जानकारी, क्योंकि जीवाणु हो गया आपका, विषाणु हो गया आपका, कवक हो गया आपका, इसके बाद आपका शैवाल हो गया। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग, पादपों में कौन कौन से रोग होते, जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। तो जब हम डिसीज पढ़ेंगे तो पहले हमारी ये थ्योरी क्लियर हो जाए, फिर आपको मतलब कवक से कौन कौन से रोग होते, शैवाल मतलब जीवाणुओं से कौन से रोग होते, विषाणुओं के द्वारा होने वाले पादप जंतु रोग क्या होते हैं। तो पहले हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ लें, इसके बाद पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर के आपको डिसीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और यदि आपको समझ नहीं आता है, कहीं भी आपका डाउट बनता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।